वेलकम टू दिस वीडियो एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 1 एग्जांपल नंबर 1.12। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सो द क्वेश्चन इज एन अर्ली मदर ऑफ एन एटम कंसीडर इट टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस of charge Zd surrounded by uniform density of negative charge up to radius capital R. The atom has a hole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance small r from the nucleus? Okay. So क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जैसे कि हम लोग जो अर्ली मॉडल है, अर्ली मॉडल जो थम्सन मॉडल है हम लोग पढ़ चुके हैं। उसमें ये होता है कि हमारे पास एक स्फेरिकल बॉल होता है या फिर स्फेरिकल शेप में एटम को लिया गया है, जिसके अंदर एकदम सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है और उसके आसपास सारी जगह नेगेटिवली चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली फैली हुई होती है। तो ये जो थम्स अप मॉडल जो था, पंप पुडिंग मॉडल जो बोलते हैं, उसके बारे में बात चल रहा है। बाकी उससे रिलेटेड ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि बीच में रहता है हम लोग का न्यूक्लियस, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और पूरे सराउंडिंग में रहता है इसका नेगेटिव चार्ज। ओके। सो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि अगर ये हम लोग का एक स्फेरिकल एटम है, तो अ, हमको क्या करना पड़ेगा, किसी भी डिस्टेंस आर पे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो हमको बताना है। ओके। तो यहाँ जो डायग्राम दिया है उसकी मदद से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सो ये हम लोग का एक पॉजिटिवली चार्ज एटम है और इसके सेंटर में है, सॉरी न्यूट्रल एटम है, इसके सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज और इसके चारों तरफ फैला हुआ है नेगेटिव चार्ज। ओके। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक डिस्टेंस आर ले सकता हूँ। आर मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ हो सकता है, यहाँ से यहाँ हो सकता है सरफेस में, या फिर यहाँ से इस कोई पॉइंट पी जो बाहर है वहाँ पर भी हो सकता है। तो हमको इन तीनों में से किसी भी एक जगह में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, मतलब हमको तीनों जगह में अलग अलग करके निकालेंगे क्योंकि तीनों जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होने वाला है। ओके। सो हमको क्या कह दिया है यहाँ पे, मैं बहुत अच्छे से लिख चुका हूँ। टोटल पॉजिटिव चार्ज है हम लोग का प्लस जेडी, जेड अगर वो हम लोग का कोई भी एटम है तो उसका एटॉमिक नंबर है, और ई चार्ज ऑन वन प्रोटॉन। ठीक है। तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा माइनस जेडी। अब ये माइनस जेडी क्यों होगा, क्योंकि हमको दिया गया है कि ये जो होल एटम है वो न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है तो उस केस में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर होते हैं। ओके। नाउ एंड रेडियस ऑफ एटम इज कैपिटल आर, तो रेडियस हमको कैपिटल आर दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर। तो कोई एक डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, वो डिस्टेंस ये भी हो सकता है, और वो डिस्टेंस ये सरफेस भी हो सकता है। तो हम लोग तीनों डिस्टेंस में पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन करने के लिए हमको पता है कि ये एक स्फेरिकल सिमेट्री है। ओके। सो बेसिकली हमारे पास एक स्फेयर है, तो वहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं गॉस लॉ। और गॉस लॉ क्या होता है, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट या फिर क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड वी नो दैट फाई इज ऑल्सो इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है, जहाँ पे मैं इसको छोटे वाले फॉर्म लिखा हूँ। अगर स्मॉल छोटा सा अगर फ्लक्स होता है तो कैसे निकालते हैं, अगर कैपिटल फ्लक्स है, अगर हम लोग का टोटल फ्लक्स निकालना है तो उस केस में हम लोग का कैसा होता है, तो यहाँ पर लिखा गया है ई डॉट डेल्टा एस। अगर इसको मैं और अच्छे से बताऊँ तो ये हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज अ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। ओके। अगर हम लोग का इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस डायरेक्शन में फ्लक्स है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हम लोग का होगा थीटा। ठीक है। लेकिन अगर हम जो बात कर रहे हैं स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में, तो अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है तो इसी डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स भी होगा, और उस केस में एंगल जीरो होने के कारण कॉस थीटा 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे ई डेल्टा एस। ओके। तो ये सब हो रहा है हमारे स्फेरिकल सिमेट्री होने के कारण। ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ए डॉट डेल्टा एस। ओके। तो बाकी हम लोग क्या करेंगे, इधर से गॉस लॉ के हेल्प से फ्लक्स निकालेंगे, और नॉर्मल जो हम लोग का फ्लक्स निकालने के तरीके है उससे फ्लक्स निकालेंगे, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो वहाँ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग का एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज नॉट कॉन्स्टेंट विद पोजिशन। अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पे सेंटर में है तो इलेक्ट्रिक चार्ज पूरा पॉजिटिव है, और जैसे जैसे हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मेरा टोटल जेड ई चार्ज है, तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्फेयर बनाता हूँ तो इसके अंदर का मेरा जो चार्ज है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज से कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ नेगेटिव चार्ज भी आ गया है।
अगर मैं ये टोटल बड़ा सा स्फीयर लेता हूँ, तो इस स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? 0 है। तो इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, ये सबको पता है, समझ आ गया होगा कि इसके बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर हम लोग इसके अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो हर पोजीशन पे, हर एक स्फेरिकल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज होता जाएगा, ऑल्दो जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका डायरेक्शन है, वो सेम रहेगा। ठीक है? तो ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गॉस लॉ, सॉरी, हाँ, यहाँ पे हम लोग का चार्ज कांस्टेंट नहीं है, तो चार्ज पोजीशन के साथ-साथ चेंज हो रहा है। अगर हम लोग बोल सकते हैं कि जो चार्ज है वो वॉल्यूम के साथ-साथ चेंज हो रहा है। अगर हम लोग कहें कि स्फेरिकल यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे चार्ज अलग है और थोड़ा दूर आ जाने के बाद वहाँ पर भी चार्ज अलग हो जाएगा। तो इसको डील करने के लिए हम लोग लेंगे चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी क्या होता है? जैसे कि हम लोग का नॉर्मल डेंसिटी होता है। नॉर्मल डेंसिटी हम लोग जो लेते हैं वो होता है टोटल मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे चार्ज होगा टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है? तो अगर मैं इस पूरे स्फीयर का, अब हमको इस पूरे स्फीयर का अगर हम लोग नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव चार्ज के लिए चार्ज डेंसिटी निकालेंगे, तो क्या होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब हमारे पास टोटल नेगेटिव चार्ज कितना था? टोटल नेगेटिव चार्ज था ZE माइनस में डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। एक स्फीयर का टोटल वॉल्यूम होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, जो कि R उसका रेडियस है। अब हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे इसलिए इम्प्लाई कर पा रहे हैं क्योंकि हमको बोला गया है कि एक अर्ली मॉडल है जिसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो सारे तरह यूनिफॉर्मली फैला हुआ होता है। तो इसलिए इसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म रहेगा, इसलिए हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है? तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो है नीचे में उस ऊपर आ जाएगा और हो जाएगा -3/4 ZE पाई ZE डिवाइडेड बाय पाई R क्यूब। ओके? नाउ अब जो भी हम लोग का केस था इसको मैं 3 केस में डिवाइड किया हूँ। ठीक है? 3 केस कौन-कौन से हैं? पहला व्हेन स्मॉल r इज़ लेस देन कैपिटल R, दूसरा व्हेन स्मॉल r इज़ इक्वल टू कैपिटल R और तीसरा व्हेन स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R। ठीक है? इसका मतलब ये है कि मेरे पास 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट इस स्फीयर के अंदर कोई भी एक पॉइंट है। ठीक है? दूसरा पॉइंट इस सरफेस के ऊपर कोई एक पॉइंट है और तीसरा पॉइंट इस फील्ड के, इस स्फीयर के बाहर में एक पॉइंट है। तो 2 चीज़ तो हम लोग ऐसे समझ चुके हैं कि अगर ये हमारा ये सरफेस में रहेगा तो टोटल चार्ज इनसाइड 0 है, इसलिए सरफेस में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा और इसका टोटल चार्ज 0 है, इसलिए बाहर में भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। हम लोग को मेन जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस सेंटर वाले पार्ट में। ठीक है? अंदर वाले पार्ट में। ओके। तो अगर हम लोग रीजन फर्स्ट का बात करते हैं, वेयर r इज लेस देन r, जो मेन हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे फाई क्या होगा? जो फ्लक्स होगा हो जाएगा E डेल्टा S इज इक्वल टू E इंटू पाई R क्यूब। ठीक है? यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक स्फेरिकल सेल बनाया हूँ। ओके, इसको कॉपी कर लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ये बनाता हूँ, सॉरी, आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या बनाया हूँ, ये हम लोग का है गॉसियन सरफेस। ठीक है? गॉसियन सरफेस, और जो गॉसियन सरफेस है ये एक स्फेरिकल सरफेस होगा। ठीक है? इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि जो गॉसियन सरफेस है वो स्फीयर होगा क्योंकि हम लोग के पास स्फेरिकल सिमेट्री है। ठीक है? अगर मैं इस गॉसियन सरफेस के बारे में बात करूँ तो इस सारे पॉइंट में हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल होने वाला है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स के बारे में बात करता हूँ, जो फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा होगा वो कितना होगा? वो होगा E डेल्टा S, और यहाँ पे अगर इसका रेडियस स्मॉल r है तो यहाँ पे हो जाएगा E इंटू 4πr²। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि यहाँ से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो टोटल चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज जो अंदर में टोटल पॉजिटिव चार्ज है वो, और टोटल नेगेटिव चार्ज जो इस स्फीयर के अंदर नेगेटिव चार्ज है वो। ठीक है? तो सबसे पहले टोटल चार्ज निकाल लेते हैं। तो टोटल चार्ज क्या होगा? तो पॉजिटिव चार्ज जो हम लोग लिख चुके हैं Z इंटू ई, और इस स्फीयर के अंदर का नेगेटिव चार्ज। तो स्फीयर के अंदर का नेगेटिव चार्ज निकालने के लिए हम लोग चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई विथ इसका वॉल्यूम लिखेंगे। तो चार्ज डेंसिटी हमको पता है 3/4 ZE पाई R क्यूब मल्टीप्लाई विथ वॉल्यूम 4/3 इंटू पाई R क्यूब।
तो यहाँ से ये 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। हमारे पास वैल्यू आएगा ZE माइनस ZE आर क्यूब बाई आर क्यूब। ठीक है, स्मॉल आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल। तो यहाँ से आएगा ZE इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, अब जो हम लोग का ये वाला जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो यहाँ ये वाला जो हम लोग का एरिया था वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके बाद फिर इसको इक्वेशन 1 के साथ, ये हम लोग का इक्वेशन 1 है, इसके साथ इक्वेट कर देंगे, क्योंकि दोनों ही हम लोग का फाई का इक्वेशन है। ठीक है, तो जैसे उसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो हमारे पास वैल्यू आएगा E इंटू 4 पाई r² इक्वल टू ZE 1 माइनस आर क्यूब बाई आर क्यूब डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये पूरा फुल ब्रैकेट है। ओके, फिर ये वाला जो टर्म है इसको मैं इधर नीचे लेके आऊंगा, तो यहाँ से इसको मैं एक्सप्लिसिटली यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ओके, सो ZE इंटू 1 माइनस आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ओके 4 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब ये 4 पाई आर क्यूब को जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से क्या कटने वाला है, देखो कटने वाला तो वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको जब मैं रीअरेंज करके लिखूंगा तो यहाँ से ये जेड जो एप्सिलॉन नॉट है उसको जेड के नीचे लेके आ गया। सॉरी, ओके, यहाँ पे हम लोग का एप्सिलॉन नॉट भी रहेगा। ठीक है, और 4 पाई को भी मैं यहाँ पे लेके आ गया। उसके बाद फिर ये 1 बाई, ओके, यहाँ पे मैं एक गलती कर दिया हूँ, ये आर स्क्वायर है। ओके, तो ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसको मैं यहाँ पे लेके आऊंगा, और जो आर स्क्वायर वाला पार्ट है उसको ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये आर स्क्वायर माइनस, जब इस आर स्क्वायर को मैं अंदर लेके जाऊंगा तो ये आर क्यूब से एक आर कट जाएगा और आर बाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ZE डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर क्यूब। ठीक है, बुक में जो सोल्यूशन दिया हुआ है ये सोल्यूशन उसी से मैच कर रहा है, और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसलिए ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, रीजन 2 और रीजन 3 का मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।